मेरे साथ इरमा के 41वें दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित श्रीमान दिलीप रथ जी, अध्यक्ष इरमा, डॉक्टर उमाकांत दास जी, डायरेक्टर इरमा, यहाँ पर उपस्थित सहकारिता और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, इरमा के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इस कार्यक्रम की आत्मा ऐसे 250 से ज्यादा स्टूडेंट जिनको आज दीक्षा लेकर यहां से समाज जीवन में जाते हैं। एक प्रकार से आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं बहुत कम एक्साइटेड होता हूं। आज आपको मिलकर सच अर्थ में मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं आज इन लोगों के सामने खड़ा हूं। आपकी उपाधि, आपकी डिग्री मैंने इन लोगों को दी है जो गांधी का स्वप्न साकार करने के लिए काम करने वाले हैं। इस देश के ग्रामीण विकास को गति देना, इस देश के अर्थतंत्र में ग्रामीण विकास को कंट्रीब्यूटर बनाना और ग्रामीण विकास के माध्यम से गांव में रहते हुए हर व्यक्ति को समृद्धि की ओर ले जाना, ये करे बगैर ये देश कभी आत्मनिर्भर हो नहीं सकता है। और आज जो दीक्षित होकर यहां से जा रहे हैं, वो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है, मैं पूछ रहा था मंच पर कि कहां प्लेसमेंट मिला है, कहां काम करोगे, तो कोई फ्लिपकार्ट में भी थे, कोई अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी थे, कोई बात नहीं। मगर आपको जो संस्कार यहां पर मिला है, जो शिक्षा यहां पर मिली है, अगर वो आत्मा के अंदर बसा लेते हो, कहीं पर भी काम करिए, आप जीवन भर ग्रामीण विकास को समर्पित रहेंगे। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है मित्रों कि आप जीवन भर इस देश के ग्रामीण विकास के लिए कुछ न कुछ करते रहिएगा। चाहे वो आपकी जॉब का हिस्सा हो, चाहे आपकी जॉब का हिस्सा न हो, कंट्रीब्यूट करने से हमें कोई रोक नहीं दे सकता, योगदान देने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि योगदान में अपेक्षा नहीं होती है। अगर आप सभी लोग आज इरमा को कुछ गुरु दक्षिणा देनी है, तो रथ साहब को एक गुरु दक्षिणा देकर जाएगा, एक प्रण लेकर, संकल्प लेकर जाइएगा कि मेरे पूरे जीवन में मेरी दृष्टि ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई होगी, गांव के गरीब को समृद्ध करने के लिए लगी है। अगर आप इतना कर रहते हो तो जीवन में जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पर भी आपको काम करने का मौका मिलता है, वहां पर काम करिए, कोई आपत्ति नहीं, मगर आपका योगदान जरूर ग्रामीण विकास में रहेगा। मित्रों, आज मैं एक ऐसी संस्था के अंदर आपके सामने खड़ा रहकर बोलता हूं कि जहां आने से मुझे भी गौरव की अनुभूति होती है। एक ऐसा संस्थान है जिसको डॉक्टर कुरियन ने ग्रामीण विकास की दूरदृष्टि को लेकर बनाया गया। ग्रामीण विकास थियोरिटिकल चीज नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट नहीं है। ग्रामीण विकास तभी होता है जब इसको समर्पित लोग चंदन की भांति अपने आप को घिस घिस कर सुगंध को गांव तक पहुंचाते नहीं है, तब तक ग्रामीण विकास नहीं होता है। और अगर ग्रामीण विकास आधुनिक जमाने में करना है तो इसके लिए इसकी कोर्सेस बनाने पड़ेंगे, इसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और आज के
जमाने की जरूरियातों के आधार पर, आज के जमाने की रिक्वायरमेंट के आधार पर ग्रामीण विकास को परिवर्तित कर कर जमीन पर उतारना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सरदार पटेल की, डॉक्टर त्रिभुवन भाई की इस पवित्र भूमि पर इरमा ने इसको जमीन पर उतारने का काम किया है, जिससे आज तक देश में हजारों युवा, ग्रामीण विकास को समर्पित युवा आज यहां पर पहुंचे हैं। मित्रों, मैं रथ साहब और श्री दास को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने देश के महत्वपूर्ण संस्थान, जो देश के ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है, ऐसे संस्थान के दीक्षांत समारोह में मुझे यहां पर आने का मौका दिया है। आज आप यहां से दीक्षित होकर जाएंगे। 251, अब आप विद्यार्थी नहीं रहे हैं, दीक्षित हो चुके हैं, आपके जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। 251 युवा आज से यहां पर अपनी शिक्षा समाप्त कर कर आगे जाएंगे, समाज जीवन में अपना योगदान करेंगे। मित्रों, मैं बहुत छोटा था तब गुजरात विद्यापीठ की लाइब्रेरी में किताब लेने के लिए गया था। वहां एक बहुत गांधीयन बुजुर्ग मुझे मिल गए। मैंने उनको पूछा, वैसे ही संवाद हो रहा था, क्योंकि मैं तैतरीय उपनिषद को लेकर पढ़ने के लिए मेरे घर पे ले जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो 17-18 साल के युवा हो, तैतरीय उपनिषद पढ़कर इस जमाने में क्या करोगे? मैंने बोला, मुझे मेरे गुरु ने बताया है कि तैतरीय उपनिषद पढ़े बगैर तेरी शिक्षा समाप्त नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ज्ञान का अर्थ क्या है। कोई बहुत अच्छा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा तो वो भी एक ज्ञान है। कोई अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा तो वो भी एक विज्ञान है, ज्ञान है। कोई साइंस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तो वो भी एक ज्ञान है। कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ होगा तो वो भी एक ज्ञान है। कोई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी विशद हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा तो वो भी एक ज्ञान है। तो ज्ञान का सच्चा अर्थ क्या है? मैं बहुत किशोर अवस्था में था। मैंने बोला है, आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया, मेरी ज्ञान पिपासा पर ही क्वेश्चन मार्क कर दिया कि अब ज्ञान कहां से प्राप्त करें। ज्ञान का तो बहुत व्यापक अर्थ है। उन्होंने कहा, ज्ञान का बहुत व्यापक अर्थ नहीं है, बहुत छोटा सा अर्थ है। जो स्व पर से, खुद पर से पर जाता है वो ज्ञानी है। खुद की जगह दूसरे की सोचता है वो ही ज्ञानी है। और बहुत एक ही वाक्य में उन्होंने मुझे ज्ञान का अर्थ समझा दिया। आज आप लोग समाज जीवन में एक यहां से शिक्षित होकर, दीक्षित होकर जा रहे हैं। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा, अपनी जरूर सोचिए। युवाओं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा जीवन जीने का आपका अधिकार है। आप भारत के नागरिक हो, आपको संपूर्ण अधिकार है दुनिया में सबसे अच्छा जीवन जीने का, और आपको जीना भी चाहिए। मगर उसके साथ साथ एक समय उनके लिए भी निकालना जिनके लिए अभी भी अच्छा जीवन स्वप्न है, जिनके लिए अभी भी शिक्षा एक स्वप्न है, जिनके लिए आज भी 2 वक्त की रोटी स्वप्न है। मित्रों, अपने साथ साथ उनका भी विचार करिएगा, तो आपका जो एक कोर्स यहां से कर आप जा रहे हैं उसकी परिपूर्ति अपने आप हो जाएगी। मित्रों, और ये विचार जब आप करते जाएंगे तो आत्मसंतोष का अनुभव होगा। और मैं आपको बताता हूं, सैकड़ों करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी जो संतोष प्राप्त नहीं होगा, एक व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मनिर्भर करने के बाद आपको वो संतोष प्राप्त होगा। काम कहीं भी करिएगा मगर दूसरे की सोच जरूर रखिएगा। इसीलिए एक यहां पर मोटो है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या से ही मुक्ति मिलती है, और मुक्ति आत्मसंतोष के बगैर मुक्ति की अनुभूति नहीं होती। मुक्ति की शाब्दिक व्याख्या नहीं है। मुक्ति
अनुभूति का विषय है, उसको महसूस करना पड़ता है, उसकी अनुभूति करनी पड़ती है। और मुक्ति तभी मिलती है जब जीवन में संतोष होता है, और संतोष दूसरों के काम करने से ही होता है, दूसरों के लिए काम करने से ही होता है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जरूर याद करूंगा, जिन्होंने इस पेशेवर प्रबंधन संस्था के माध्यम से ग्रामीण लोगों में टिकाऊ, परिस्थिति के अनुकूल और न्याय संगत सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी। और ये उद्देश्य हमेशा आपके नजर के सामने रहने चाहिए। जीवन में जहां से कुछ प्राप्त करते हैं उसको वापस देने का भी हमने जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए। आज इरमा से काफी कुछ प्राप्त कर जा रहे हो, मगर इरमा के उद्देश्यों को वापस देने का समय अब शुरू होता है। इरमा ने आपको काफी कुछ दिया है, आप इरमा के उद्देश्यों को क्या दे सकते हो वो सोचने का आपका समय अब शुरू होता है। मित्रों, ग्रामीण विकास के कंसेप्ट को बहुत सालों से, मैं तो 13 साल की उम्र से सार्वजनिक जीवन में हूं, बहुत सालों से मैंने कई भाषण सुने ग्रामीण विकास पर। गांधी जी कहकर गए थे कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है, और गांधी जी जैसा दूरदृष्टा कोई हो नहीं सकता। और गांधी जी ने बहुत सोच समझ कर ये वाक्य बोला था कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है। इसका मतलब है इस देश को समृद्ध बनाना है तो गांव को बनाना पड़ेगा, समृद्ध बनाना पड़ेगा। इस देश को सुविधापूर्ण बनाना है तो गांव को सुविधापूर्ण बनाने पड़ेगा। इस देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को भी आत्मनिर्भर बनाने पड़ेगा। और इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद 2014 से हुई है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण विकास के लिए एक नई कल्पना, एक संपूर्ण ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, इसकी कल्पना देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया है। अकेले गांव का विकास नहीं हो सकता, जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता गांव का विकास नहीं होता है। गांव का विकास अकेले नहीं हो सकता है, क्योंकि गांव अधर में लटक कर नहीं रह सकता है। जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होता है तब तक गांव का विकास नहीं होता है। तो व्यक्ति का विकास करना, उसके जीवन को सुविधापूर्ण बनाना, गांव का विकास करना और क्षेत्र का विकास करना, तब जाकर ग्रामीण विकास की एक कल्पना पूरी होती है। व्यक्ति, गांव और क्षेत्र तीनों के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल के लिए बहुत कुछ काम किया है। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। और व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो उसका देश के अर्थतंत्र के साथ सरोकार ही नहीं था, कोई जुड़ाव ही नहीं था, कोई अनुबंध ही नहीं था। कैसे वो व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है और कैसे वो व्यक्ति समाज से अपेक्षा भी रख सकता है। मोदी जी ने 8 साल में, आज मैं दावे से इस देश के मंत्री के नाते कह सकता हूं, देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां आज बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा है। हर परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचने का काम कर दिया। ढेर सारे बच्चे बिहार, यूपी से आए हैं। आपने देखा होगा पूर्वांचल में कई ऐसे परिवार थे जिनके घर में बिजली आजादी के 70 साल के बाद भी नहीं पहुंची थी। आज मैं कम से कम कह सकता हूं कि हर घर में बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। मित्रों, देश के हर घर के अंदर शौचालय जैसी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी हमने समाप्त नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान लिया। बापू के दुनिया में न रहने के 70 साल के बाद ये अभियान को उठाया गया और बापू के स्वप्न को पूरा कर दिया गया। आज देश के हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। हर घर में नल से शुद्ध जल, फ्लोराइड विहीन जल पहुंचे, इसकी व्यवस्था करी है। स्वच्छ ईंधन, किसी को टहनियां और लकड़ियां
से खाना पकाकर अपना फेफड़ा और आंख की ज्योति किसी महिला को गंवाने की जरूरत नहीं है। हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है मित्रों। इसके साथ साथ आरोग्य का कार्ड देकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के साथ 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए कर दी है। आज कोई भी गरीब अपने परिवार का, बूढ़े माँ बाप का या छोटे बच्चे का इलाज कराने के लिए इसे ना लोन लेने की जरूरत है, ना मन मसोकर बैठने की जरूरत है। वो अपना कार्ड लेकर गौरव के साथ जाता है और अपने परिजन का इलाज कर कर यहां पर आ जाता है। तो व्यक्ति के जीवन को सुविधायुक्त बनाने के लिए, इसके जीवन स्तर को उठाने के लिए ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, ग्रामीण विकास का दूसरा पहलू था गांव को सुविधायुक्त बनाना। इसके लिए सबसे बड़ी चीज थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कनेक्टिविटी नहीं है तहसील के साथ तो गांव का विकास हो ही नहीं सकता। कनेक्टिविटी तहसील के माध्यम से जिला और प्रदेश के मुख्यालय के साथ नहीं है तो गांव का विकास नहीं होता। आज प्रधानमंत्री जी ने बजट की बहुत बड़े अमाउंट को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डाइवर्ट कर कर आज गांव को कनेक्टिविटी दी है, जिससे धीरे 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 गांव में एक आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। हर गांव में बिजली नहीं थी। एक छोटी सी आइसक्रीम की दुकान भी किसी बच्चे को खोलनी है, भाई बताओ मुझे बिजली नहीं है तो कैसे खोलेगा? उसकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। ये सोडी कितने भी आइसक्रीम बनाते रहेंगे गांव तक पहुंचेंगे ही नहीं। गांव के बच्चों को क्या आइसक्रीम खाने का अधिकार नहीं है? गांव के युवाओं को आइसक्रीम की दुकान लगाकर कमाने का अधिकार नहीं है? दवाइयां कुछ ऐसी है जो शीत अवस्था में रखनी पड़ती है, ठंडी अवस्था में रखनी पड़ती है। इसके लिए ना फ्रीज था, ना फ्रीजर था, ना लाइट थी। लाइट नहीं है तो फ्रीज और फ्रीजर नहीं आ सकते। इसके कारण गांव टूटते जाते थे, लोग शहरों की ओर जाते थे। आज मैं दावे से कह सकता हूं हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है और इससे गांव भी आत्मनिर्भर होने की दिशा में। गांधी जी के बाद खादी एक भाषण का विषय बन गया था। मैं तो बहुत कम आयु से जीवन में खादी पहनता हूं और शुद्ध रूप से खादी पहनता हूं, मगर खादी को भुला दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने खादी ग्राम उद्योग का टर्नओवर प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी के कारण आपको सब ग्रामीण क्षेत्र से में काम करने वाले लोग हो और ज्यादातर गांव से आते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं 1 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर खादी ग्राम उद्योग विकास बोर्ड का हो चुका है मित्रों, जिससे आपको कल्पना आएगी कितनी प्रायोरिटी सरकार ने दी है। कृषि को भी आत्मनिर्भर करे बगैर गांव का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है और मोदी जी ने कृषि में ऋण माफ करने की जगह ऋण लेना ही न पड़े इस प्रकार की व्यवस्था को सोचा और अमल में लाया। इस देश के 75% किसान 2 एकड़ से कम भूमि रखते हैं, उनकी जोत ही 2 एकड़ से कम है और 2 एकड़ भूमि में अगर किसानी करनी है तो उसका बेसिक खर्च नाबार्ड के हिसाब से 6,000 से 7,000 रुपया आता है और वो 7,000 रुपया लेने के लिए या तो साहूकार के चुंगाल में फंसता है या बैंक का लोन देता है। मोदी जी ने हर किसान को सालाना 6,000 रुपया ही दे दिया, जिसके कारण उसको लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कृषि को आत्मनिर्भर करने के लिए किसान अगर अपनी खेत उत्पाद को बना तो लेगा, मार्केटिंग कहां होगी? इसका व्यवस्थापन क्या होगा? इसका सबसे सरल रास्ता कोऑपरेटिव है और पहली बार आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कुछ ही महीने हुए, ढेर सारा काम हुआ है सहकारिता मंत्रालय में, अभी कहना नहीं चाहता, परंतु मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं मोदी जी की जो कल्पना है,
मोदी जी की जो सहकारिता विभाग से अपेक्षा है उससे भी आगे बढ़कर सहकारिता विभाग देश के ग्रामीण विकास में अपना रोल बहुत अच्छे तरह से निभाएगा और ग्रामीण विकास की गति द्रुत गति होगी, स्पीड से ग्रामीण विकास आगे आएगा। और क्षेत्र के विकास के लिए पहले मैंने व्यक्ति के विकास के लिए किया, फिर गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए भी देश के ऐसे 100 जिले निकाले जो विकास की रेस में पिछड़े हो, उसके पैरामीटर्स बनाए। सबसे ज्यादा निरक्षर लोग कहां हैं, ड्रॉप आउट रेशियो सबसे ज्यादा कहां है, कहां पोषण के सवाल खड़े हुए हैं, कहां पर रहने के घर कम लोगों को मिले हैं। ऐसे पैरामीटर्स से आकांक्षी जिले जिनको अभी आगे बढ़ना है इसकी सूची बनाई और भारत सरकार और राज्य सरकारों ने वो जिलों पर थ्रस्ट देना चालू किया। मैं आपको आनंद के साथ बताना चाहता हूं मित्रों, 2.5 साल के मोदी जी के परिश्रम के कारण आकांक्षी जिलों में से ढेर सारे जिले विकसित जिलों में शामिल हो चुके हैं और पूरे के पूरे जिले विकास की दृष्टि से रेस में अपने आप को आगे पा रहे। बहुत बड़ा काम है, किसी ने नहीं सोचा था। विकास शहरों के आसपास होता था, ठेठ दूर दराज समुद्र किनारे के गांव, पहाड़ की चोटियों पर के जिले, जंगल के अंदर रहने वाले ट्राइबल जिले, इसके विकास की कोई सोचता नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी ने समुद्र किनारे वाला जिला हो या ट्राइबल जिला हो या पहाड़ पर का जिला हो, सभी जिलों के विकास के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी उनको उपलब्ध कराई। न केवल समान अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई, उनको प्रायोरिटी क्षेत्र में भी डालने का काम किया और आज वो जिले अपने आप को विकास कर कर आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनरल फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना की, जो उसी जिले से जहां खदान होती है उसी जिले के विकास के लिए बहुत बड़ी राशि उनको मिलती है। कैंपा फंड की योजना की, जो जिलों को हरित बनाएंगे। इस प्रकार के कई सारे पैरामीटर्स बनाए गए जिसमें क्षेत्र का भी विकास किया। तो ग्रामीण विकास की संपूर्ण कल्पना, व्यक्ति का विकास, गांव का विकास और क्षेत्र का विकास, इसको नरेंद्र मोदी सरकार ने जमीन पर उतारने का काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। ग्रामीण विकास के बगैर भारत का विकास असंभव है। आज भी 70% भारत गांव में बसता है। आज भी ऐसे लोग गांव में ही बसते हैं जिनको विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम सब तो भाग्यशाली लोग हैं, आप तो ज्यादा भाग्यशाली हैं। आपके माता पिता ने आपको इतना पढ़ने लिखने का मौका दिया, मगर जिम्मेदारी हमारी ये है, जिन भाइयों बहनों को ये मौका नहीं मिला है, इसके जीवन के अंधेरे को खत्म कर कर उजास की ओर ले जाना, ये हमारा दायित्व बनता है। मित्रों, ग्रामीण विकास के बगैर गांव देश के अर्थतंत्र में कंट्रीब्यूटर नहीं बन सकता और जब तक गांव देश के अर्थतंत्र में कंट्रीब्यूटर नहीं बनता, देश का 70% टैलेंट देश के अर्थतंत्र के विकास से महरूम रह जाता है। आप कल्पना कर सकते हो, देश के 30% लोग देश के अर्थतंत्र को गति देख सकते हैं क्या अकेले? 70% का बोझ ही वो गति को रोक लेगा। अगर वो 70% ग्रामीण आबादी को हमने देश के अर्थतंत्र के अंदर इकोनॉमी को गति देने के लिए जोड़ दिया तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का नरेंद्र मोदी जी का सपना 5 साल के हम अंदर पूरा होता हुआ देखेंगे। मित्रों, मगर इसके लिए जरूरत है कि एक ग्रामीण विकास को नीचे तक पहुंचाना। और मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हमारे सामने रखी है। मैंने आज दास साहब से थोड़ी चर्चा करी है। आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तभी पूरा हो सकता है जब आत्मनिर्भर गांवों की संख्या हम बढ़ाते जाएं। गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है तो ग्रामीण विकास के अलावे हो नहीं सकता। इरमा जैसी इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट्स के बगैर वो हो नहीं सकता, आपके बगैर वो हो नहीं सकता। इसके लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी इरमा और ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, ऐसा मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि
सहकारिता समावेशी है, सहकारिता को और समावेशी बनाना है, सहकारिता को पारदर्शी बनाना है, सहकारिता को आधुनिक और टेक्नोलॉजी युक्त बनाना है और सहकारिता के माध्यम से व्यक्ति और गांव को आत्मनिर्भर भी बनाना है। वो तभी हो सकता है जिसमें इरमा जैसे इंस्टीट्यूशन अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। मित्रों, आज आप यहाँ से शिक्षित होकर जाते हैं। शिक्षा एक ऐसी खूबसूरत चीज है जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर सोने का गहना पहना है तो कोई आपसे छीन सकता है, पॉकेट में रुपया है तो कोई पॉकेट मारी कर सकता है, मगर शिक्षा ऐसी चीज है जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा के उद्देश्यों से अगर हम भटक गए तो आप ही अपनी शिक्षा को अपने आप से छीन लोगे। इसके उद्देश्य पर हम स्टिक रहे। अपना तो विकास करना ही करना है, ये आपका अधिकार भी है और पहली प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, परंतु इसके बाद जो समय बचता है वो औरों के विकास के लिए लगाए। इसके बाद जो समय बचता है वो देश के विकास के लिए लगाए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा की खूबसूरती और खूबसूरत हो जाएगी। मित्रों, आउट ऑफ बॉक्स सोचने का जिम्मेदारी देश के युवा का है। हम तो अब 57-58 साल के हो गए भाई, आउट ऑफ बॉक्स सोच नहीं सकते। आउट ऑफ बॉक्स मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो ही सोच सकते हैं। और अब आप जब आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे तो भारत आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इस देश का सबसे एक अब्दुल कलाम जी का बहुत अच्छा वाक्य है जो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, हर व्यक्ति की उपयोगिता है। इस देश का सबसे अच्छा दिमाग आपको क्लास की लास्ट बेंच पर ही मिल सकता है। ये बहुत बड़ा वाक्य है। किसी भी को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पालने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होती है, काम में सातत्य है और दिशा सच है तो वही व्यक्ति को बड़ा बनाता है, कोई जन्म से बड़ा नहीं होता। मित्रों, और इस बात को याद रखकर आप लोग आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर लग जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इरमा से आज जो प्राप्त कर कर जा रहे हो उससे अनेक गुना इस देश को, इस देश के गांवों को और इस देश के गरीबों को आप देंगे, ऐसी मैं आपको प्रार्थना भी करता हूं, अपील भी करता हूं और आपके आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।